अकुल, ये मैं बहुत सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं कि ईवीएम हैक का मामला जो है, कोई पार्टी हारने लगती है तो ईवीएम हैक हो गया। आप देखिए, आप थोड़ा सा झांकिए इस चीज में, ये चीज भाजपा के अंदर आपको नहीं मिलेगी कि ईवीएम हैक हो गया या इस तरीके से कुछ हो गया। तो पार्टियां, मुझे लगता है कि पार्टियां अपनी छवि जो है वो धूमिल करती हैं। चुनाव आयोग पे भी इस तरीके से सवालिया निशान लगा के, अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इससे खराब जो है, क्योंकि बाद में फिर वही उल्टा पड़ जाता है। जैसे मनोज झा के आप कल बयान सुने कि ईवीएम हैक हुई है या हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उससे पहले तो आप तेजस्वी यादव को बिल्कुल बधाइयां तक दे रहे थे कि भावी मुख्यमंत्री को बधाई हो। क्यों दे रहे थे भाई? आप कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के नतीजों पे यकीन कर रहे थे। तो अब अचानक से जब आपके उलट नतीजे आए तो आपको लग रहा है कि ईवीएम हैक हो गई। एग्जिट पोल पे सिर्फ यही नहीं, हर कोई कर रहा था हर कोई विश्वास कर रहा था। इसीलिए अगर सुबह सुबह देखा जाए, केसी त्यागी भी आए, उन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक प्रकोप की वजह से हारे हैं। हाँ। लेकिन वो स्थिति थोड़ा बदलनी शुरू हुई तो वो थोड़ा बैलेंस हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एग्जिट पोल पे भी चर्चा करें तो अकुल, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे पत्रकारों से कहीं ना कहीं एक भारी चूक हुई है, क्योंकि आप जमीनी स्तर पे नहीं थे। जमीनी स्तर पे जिनसे मेरी बात हुई, स्वतंत्र पत्रकार हैं हेमंत कुमार पांडे, वो मुझे लगातार ये बता रहे थे कि दिल्ली में बैठ के बिहार की राजनीति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कल रात को भी मेरी उनसे बातचीत हुई करीबन 12 बजे, तो मैंने उनको बधाई दी कि मैंने कहा कि आपके अनुमान बिल्कुल सटीक साबित हुए और दिल्ली के पत्रकारों को ये चीज लगी नहीं, या दिल्ली के पत्रकार ये चीज भाप ही नहीं पाए। तो उन्होंने मुझसे यही बात कही कि दिल्ली में बैठ के बिहार की राजनीति पे एग्जिट पोल करना या बिहार की राजनीति को कुछ भी कह देना, तेजस्वी जीत रहे हैं, नीतीश जीत रहे हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये इसमें नहीं, लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत भरोसा किया। बड़े बड़े पत्रकारों ने भी, उन्होंने जमीन पे ना जाने के बजाय एक जो वीडियो वायरल हुए या जो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आई और ऐसा लगा कि सारा जो है वोट तेजस्वी को ही जाएगा, उसमें बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का जो रुख था वो भी सोशल मीडिया से ही तय हुआ। हाँ, सोशल मीडिया से तय हुआ। और एग्जिट पोल अगर आप देखिए तो एग्जिट पोल जो बनाए गए 60,000 61,000, जैसे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल था, तो इन्होंने सिर्फ 60,000 लोगों से बातचीत करके, और अगर आप देखें तो जो लुटियंस मीडिया टीआरपी वाली सिचुएशन हो गई कि आप कुछ घर में बॉक्स लगाकर ये नहीं तय कर सकते कि देश क्या देख रहा। हाँ, दिल्ली के पत्रकार भी जो है ना, ये भी सिर्फ रैलियों में गए जरूर, इन्होंने माइक लगा के लगातार रिपोर्टिंग की। जैसे टीआरपी स्कैम हुआ था, इसे ओपिनियन पोल स्कैम करके देखा जा सकता है। नहीं, ये तो हंसी मजाक। हाँ, क्योंकि ये सोचा समझा स्कैम नहीं था। हाँ, नहीं बाय डिफॉल्ट हो गया था। कल मैं एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता को सुन रहा था, तो उन्होंने भी इस चीज को माना आज तक पे बैठ के कि हाँ, हमसे कहीं ना कहीं भारी चूक हो गई। और मैं आपको अलग अलग फैक्टर आगे जरूर बताऊंगा कि किस फैक्टर ने कहाँ काम किया। लेकिन अगर एग्जिट पोल पे बात करें तो एग्जिट पोल बिल्कुल ही इस बार अलग दिशा में चले गए। आप देखिए, एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे की काफी तारीफ हुई, चाहे वो महाराष्ट्र के एग्जिट पोल हो, चाहे राजस्थान के एग्जिट पोल हो। एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे ने छत्तीसगढ़ में भी जो है वो किया, तो कहीं ना कहीं वो सटीक साबित हो रहे थे। इसीलिए लोगों को और ज्यादा यकीन हुआ कि आज तक ने जिसके साथ मिलकर किया है, हो सकता है ये बिल्कुल सटीक बैठ जाए। लेकिन वही चीज है कि अगर आप बिहार की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले जमीन पे उतरिए। बिना जमीन पे उतरे आपको बिहार की राजनीति समझ ही नहीं आ सकती। बिहार की क्या, बल्कि कहीं की भी राजनीति। तो दिल्ली में बैठ के अंदाजा लगा लेना बहुत आसान होता है कि ये जीत रहे हैं, ये हार रहे हैं। सिर्फ रिजॉर्ट बुक हो सकता है। सीटें बुक करनी है तो नहीं पड़ेगा। अभी ओवैसी ने ये भी बयान दिया है कि बंगाल में जो है फिर से लड़ा जाएगा। मतलब फिर से क्या, अब आगे उम्मीद है कि वहां भी लड़ा जाएगा और यूपी में भी जो है जगह बनाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। देखिए आप ओवैसी को चाहे जो कहिए, आप उनको वोट कटवा, मैं सुन रहा हूँ कि ओवैसी को वोट कटवा कहा जा रहा है, और हम लोग भी कई बार विश्लेषण करते ओवैसी को वोट कटवा कह दे रहे हैं।
लेकिन किस बात के लिए वोट बी टीम बोल रहे हैं, बी टीम बीजेपी की बी टीम कही जा रही है। ये अलग बात है, लेकिन कोई भी पार्टी हर जगह वो अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वो वैसे भी भारत के नागरिक है, उनको भी हक है कि वो बंगाल में उतारे, उत्तर प्रदेश में उतारे, बिहार में उतारे, कहीं भी उतारे। वो अलग बात है कि उनकी पैठ कितनी जनता तय करेगी। जनता तय करेगी, जनता भी समझती है कौन वोट कटवा है, कौन वोट कटवाए। अगर मैं कहूँ, अगर तेजस्वी यादव को इतना ही भरोसा था एम वाई फैक्टर पे, तो एम वाई उनसे छिटक क्यों गया इस मामले में? आप देखिए कि 11 से 13 सीटों पे महागठबंधन को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, जीते 5 सीटें, तो क्यों छिटक गया? कहीं ना कहीं तो उनकी तरफ भी मतदाता गए ना, कि ओवैसी को भी लोग नेता मान रहे हैं। आप वोट कटवा कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं। वो एक नया चेहरा होता है ना, कि अभी तक क्या था, वही पुराने चेहरों पे कुछ उधर नेता थे, तेजस्वी पाए हैं। हाँ, वही सारी चीजें हैं। चिराग पासवान को पार्टी पाएगा। हाँ, वही सारी चीजें कि भाजपा की बी टीम कहिए, सी टीम कहिए, ये सारी चीजें अपनी अलग जगह पे है। इससे कोई अब तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देखिए, क्योंकि अब तो वो किंग मेकर की भूमिका में नहीं है। जाहिर सी बात है, यहाँ से एनडीए बहुमत में है और नीतीश कुमार चेहरा बनेंगे, सीएम फेस। तो ये अब बहस चालू रखिए कि बी टीम बन गए, सी टीम बन गए, वोट काट दिया, ये विश्लेषण तक ही ये चीजें सीमित रह जाएंगी, बस इसके आगे नहीं जाने वाली। तो ये रहा। बाकी कुछ फैक्टर्स भी रहे अकुल, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आरजेडी से एम वाई फैक्टर छिटका। कमाल की बात मैं बताऊं आपको, जेडीयू और बीजेपी के लिए डब्ल्यू फैक्टर ने बहुत काम किया। डब्ल्यू फैक्टर यानी कि वुमेन, औरतों ने, मैं कहूँ कि अगर आप चलन देखें तो, और जिस तरफ घर में कहा जा रहा था कि तेजस्वी, उसी तरफ उस घर में कहा जा रहा था कि जेडीयू या बीजेपी। जो वुमेन का है तो उसमें शराबबंदी को लेकर तो इतना वो है नहीं, क्योंकि अगर किसी से भी पूछा जाए तो कहता शराबबंदी सिर्फ कहने भर को है और होम डिलीवरी तक हो जाती है, ब्लैक में बिकती है। ये तो फिर जो वुमेन वाला वोट है वो किस बात के लिए पड़ता है? वुमेन का वोट अगर आप नीतीश कुमार के लिए देखें तो उन्होंने कई योजनाएं अच्छी चलाई हैं। अच्छा, बालिका साइकिल जो इनकी योजना थी, या हर घर नल जो योजना थी। और कहीं ना कहीं मैं आज एक डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुल, कि अगर रोजगार के मुद्दे या सारी चीजें इतने ही हावी रहे तो परिणाम ये कैसे आ गए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि भाजपा ने जब नीतीश को पीछे खींचा और प्रधानमंत्री की एंट्री रैलियों में हुई, तो लोगों को नाराजगी थी। मैं पढ़ रहा था कि कई जगह लोगों ने ये कहा कि हम वोट देंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मतदान का दिन आते आते हमने अपना मूड बदल लिया और हमने सोचा कि हम बीजेपी के साथ खड़े हो जाएं। उसका कारण वो ये बताते हैं कि चाहे गरीब कल्याण पैकेज योजना हो, या जो महिलाओं को इस दौरान 500 रुपए दिए गए, ये सारी चीजें तो केंद्रीय मुद्दे जो थे वो अपना काम कर रहे थे। रोजगार का मुद्दा था, लेकिन उतना हावी नहीं हो पाया जितना आप कह रहे हैं। भले तेजस्वी की महागठबंधन को 110 सीटें आई, लेकिन ये उतना हावी फिर भी नहीं हो पाया। लेकिन नीतीश से नाराजगी के बीच केंद्रीय मुद्दों ने अपना काम किया। बीजेपी ने जो मुद्दे सेट किए उन्होंने अपना काम किया। योगी जी की भी एंट्री हुई। हाँ, योगी जी की भी एंट्री हुई, थोड़ा तड़का भी लगा। तड़का लगाने पहुंचे थे, लेकिन उतना लगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत छौंक लग गई। वो आखिरी में आते आते आप देखिए ना कि जंगल राज के युवराज, किडनैपिंग का कॉपीराइट लेके भी सारी चीजें थी। कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें झील में छठ बना सकते हैं। हाँ, ये लोगों को कहीं ना कहीं अभी भी भरोसा है इस बात का कि हाँ, लोगों पे कुछ हो सकता है। लोगों को मैंने ये देखा, लोगों को भाजपा पे भरोसा है। लोगों का भरोसा जो है वो भाजपा पे जस का तस बना हुआ है, या प्रधानमंत्री मोदी पे आप कहिए कि जस का तस बना हुआ है। लोगों में एक आम धारणा ये है कि कोरोना जो हुआ, कोविड आया, फैला, हाँ। तो ये एक कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा है, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और इसके मैनेजमेंट का कोई जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। एक होता है ना कि अगर एक जागरूक मतदाता हो तो ये देखेगा कि भाई सरकार में कौन था, किसने कितना किया, या जमीन पे क्या क्या हुआ, कैसे मैनेजमेंट हुआ।
लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी को ये लगता है कि वो तो खैर प्राकृतिक आपदा थी, उसमें किसी पार्टी की क्या गलती। लेकिन आप ये देखिए कि इसके इतर आप छोड़ दीजिए, आप ये सारी चीजें तो थी ही, लेकिन आप ये देखिए ना कि उस त्रासदी के आने के बाद लोगों को जो राशन मुहैया कराया गया और जो पैसे डीबीटी ट्रांसफर के तहत लोगों को दिए गए, कहीं ना कहीं इस चीज ने लोगों के दिमाग में फर्क डाला कि चलो ठीक है, ग्राउंड पे पहुंची, ग्राउंड पे पहुंची, बिहार में तो एटलीस्ट पहुंची। जिन लोगों से भी उन्होंने पत्रकारों ने बात की, जो स्वतंत्र पत्रकार थे, वो ये बताते हैं कि ये चीजें लोगों तक पहुंची और लोगों का मन आखिरी में आके बदला। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले लोग ये सोच रहे थे कि हम वोट देंगे, लेकिन मतदान का दिन आते आते वो स्विंग कर गए कि चलिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब लॉकडाउन हुआ सब लोग इधर उधर फंस गए और बहुत से लोगों ने दिल्ली और भी बड़े शहरों से पलायन किया, लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि बहुत जल्दी सब कुछ अनलॉक भी हो गया। हाँ। और वो अनलॉक इतनी तेजी से खुला कि आदमी कहीं ना कहीं वो अपना दुख दर्द भूल गए, क्योंकि दोबारा जब इतने लंबे समय रुकने के बाद उनको दोबारा से नौकरी या कोई भी काम मिला तो वो उसमें कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए और अपनी ये सब भूल गए कि भाई उनके साथ हाँ क्या दिक्कत हुई या फिर उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, अपने परिवार को लेके इधर उधर भटकते रहे। और दूसरा ये कि चूंकि मिलता रहा उनको अनाज वगैरह और सहायता पहुंचती रही, तो हाँ, तो वो लोगों उस चीज ने कहीं ना कहीं उस दर्द को कम कर दिया कम कर दिया या भुला भी दिया बहुत से लोगों को। हाँ, तो यही देखने वाली बात है कि अब बिहार चुनाव में मतदाताओं ने इस बार संकेत तो दिया था कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और मैं बताऊं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार जो भी सरकार बनाएगी उसके लिए रोजगार आने वाले समय में बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। तो हो सकता है नीतीश कुमार सीएम बने। हालांकि एक चीज सबके मन में, आपके मन में भी ये सवाल होगा, मेरे मन में कल से ही है कि क्या नीतीश कुमार अब सीएम बनना चाहेंगे? आपको ऐसा लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार सीएम बनना चाहेंगे? बयानों को देखा जाए तो उनका बनना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोझ सा लगेगा, बोझिल हो जाएगा। कह चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं जो भी जनता तय करेगी वो मुझे स्वीकार होगा। वो तो एक उन्होंने सहानुभूति कार्ड खेला था। हाँ। आप ये देखिए कि भारतीय सियासत में कभी कोई रिटायर नहीं होता अगर उसको रिटायर न किया जाए तो। जैसे अडवाणी जी एक अपवाद है उसमें। यकीन मानिए, तो ये एक सहानुभूति कार्ड था कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि अगर आप देखें 43 सीटें हैं, भाजपा इस समय बड़े भाई के किरदार में है, तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे भी तो वो मतलब किस तरीके से चीजों को चलाएंगे। हालांकि भाजपा लगातार कह रही है कि कुछ भी हो जाए हमारे सीएम फेस नीतीश ही होंगे, लेकिन क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है ढूंढ रहे हो दूसरा चेहरा, तो इस वजह से। हाँ, क्योंकि कई जगह अभी टाइम लगेगा। हाँ, अभी देखिए नीतीश कुमार की तरफ से भी खुल के कुछ नहीं आ रहा। भाजपा के दफ्तर में जरूर जश्न बन रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं। आज सुबह ही अश्विनी चौबे का बयान आया कि नीतीश कुमार चाहे तो केंद्र में आ सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि नीतीश कुमार चाहे तो केंद्र में आ सकते हैं, तो भाजपा कहीं ना कहीं सोच रही है कि तो केंद्र में आना भाजपा के लिए क्या है, ये सिर्फ एक अच्छा संकेत है या? नीतीश कुमार को देखना होगा, कुल ये नीतीश कुमार को तय करना होगा कि वो भाजपा के साथ केंद्र में आना चाहते हैं, केंद्र की कैबिनेट में आना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा के साथ वो बिहार में रहना चाहते हैं। वो तो उनकी अपनी एक तयशुदा रणनीति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर अंदाजा जो लगा रहा हूँ वो भाजपा कहीं ना कहीं अब चेहरे को तलाश रही है। आप देखिए बिहार में कई जगह लोग कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अब हम बड़ी पार्टी हैं तो हमारा एक सीएम पेश होगा, या हम रविशंकर को दो बिहार, मतलब जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनको भी मांग की जा रही है कि उनको बिहार दे दिया जाए और नीतीश कुमार केंद्र में आ जाए। एक जो मेरे मन में सवाल उठा और मैं जवाब इसका तलाश रहा था आज पूरे दिन से कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या सिचुएशन और किन शर्तों पे बनेंगे। उनके लिए सबसे पहला चीज तो यही है कि वो भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बन जाए अपनी शर्तों पे, अपनी शर्तों पे बने। अब अपनी शर्तें आपको भी पता है कि वो कितनी चला पाएंगे, क्योंकि 43 सीटें हैं, क्योंकि 43 सीटें हैं, तो इतना आसान होगा नहीं भाजपा के लिए, नीतीश कुमार के लिए भी। दूसरा इसमें यह है कि
एक सेकेंड अकुल, नीतीश केंद्र की राजनीति में चले जाए जो मैं आपको बता रहा था, और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना दे, ये भी संभव हो सकता है। और तीसरा ये है कि नीतीश कुमार एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बन जाए। ये रबर स्टैंप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें बीजेपी का ज्यादा दखल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं, तो वो चाहेंगे कि हमारे मंत्री ज्यादा रहे, आप मुख्यमंत्री भले रहे लेकिन हमारे मंत्री ज्यादा रहे। इसी वजह से कहीं ना कहीं शिवसेना से भी तकरार हुई थी। हाँ, एक जो कम ज्यादा वाली स्थिति, हाँ, तो नीतीश कुमार के लिए ये सिचुएशन भी है कि कहीं ना कहीं वो रबर स्टैंप बन जाए और वो मुख्यमंत्री तो बने रहे पर उनके अपनी पार्टी के लोग ज्यादा उनका कैबिनेट में दखल ना हो। एक संभावना ये बताई जा रही है कि वो गठबंधन के साथ चले जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ अकुल, क्योंकि आज ही दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है, आपने शायद सुना हो, टीवी पे सुबह सुबह बहुत फ्लैश हो रहा था। अच्छा। दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को भाजपा और संघ को अब छोड़ना होगा या छोड़ देना चाहिए और उन्हें महागठबंधन की ओर चलना चाहिए, जो उनके बातों का लबोलुआब था। मैं शब्द को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनकी बातों का लबोलुआब यही, मतलब वो स्वागत कर रहे हैं। और आखिरी विकल्प ये है कि नीतीश कुमार किसी और को मुख्यमंत्री बना दे, जैसा उन्होंने जीतन राम मांझी के साथ किया था। आपने देखा हो कि जब उन्होंने 2015 में जीतन राम मांझी को, 2014 में जीतन राम मांझी को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया था। तो चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर किसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद अकुल, फिर किसी दिन ऐसी चर्चा करेंगे और ये चर्चा का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल।